हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम नॉन कोड डेटा का संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है जिसे वॉन सीबोल्ड ने स्थापित किया था। इसमें लगभग 9 लाख जातियां पाई जाती हैं और सभी जंतुओं का 85 से 90% जो जंतु होते हैं वो संघ आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं। अर्थात हर 10 में से 9 जंतुओं संघ आर्थ्रोपोडा के होते हैं। बाकी सभी संघ के जंतु एक पार्ट में आते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा त्रिकोरकी यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, साइजोशिलोमेट यानी कि जिनमें साइजोशिलोम प्रेजेंट होती है, प्रोटोस्टोमेट्स जंतु हैं, संघ जंतुओं का एक संघ है जिसमें 2 खास बातें पाई जाती हैं कि जिनमें संधित पाद यानी कि जॉइंट अपेंडेजेस और काइटिन से बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु त्रिकोरकी होंगे, द्विपार्श्व सममित भी होंगे, साइजोशिलोमेट होंगे अर्थात इनमें साइजोशिलोम पाई जाती है, प्रोटोस्टोमेट्स होते हैं अर्थात इनमें ब्लास्टोपोर एनस का माउथ का निर्माण करता है। यह माउथ का निर्माण ब्लास्टोपोर के पास होता है। और ऐसे जंतुओं का एक संघ होता है जिनमें 2 विशेष बातें हैं कि संधित पाद यानी कि जॉइंट अपेंडेजेस और काइटिन का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। संघ आर्थ्रोपोडा के जो जंतु हैं उनका जो नाम मिला है आर्थ्रोपोडा इसलिए मिला है कि इनके अंदर जो जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं जिसका नाम होता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो आर्थ्रोडियल का मतलब आर्थोवर्ड आर्थोडियल मेम्ब्रेन के लगा है, पोडा मतलब पैर या अपेंडेजेस या उपांग या पाद के लिए लगाते हैं, इसलिए इसका नाम है आर्थ्रो मतलब आर्थोडियल मेम्ब्रेन के लिए और पोडा मतलब पैर या फुट या पाद, तो इसलिए इनका नाम है आर्थ्रोपोडा। एक खास बात और है कि इनकी जंतुओं में सरल नेत्रों के साथ साथ संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं, कंपाउंड आई भी पाई जाती है, इसीलिए ये इनका विभेदक लक्षण है। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जिनमें संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं। अब इनके जो प्रमुख लक्षण है इस संघ के जंतुओं के, सबसे पहले वास एवं वास स्थान, ये वितरण में विश्वव्यापी होते हैं अर्थात कॉस्मोपॉलिटन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, इसे कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। और ये संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं, इसका मतलब होता है विश्वव्यापी यानी कॉस्मोपॉलिटन। और ये सभी प्रकार के आवासों में पाए जा सकते हैं, जैसे जल में पाए जा सकते हैं, जैसे झींगा है यानी कि प्रॉन है, पाइला है, वो प्रॉन है, ये पाइला तो उसमें होता है मोलस्का में। तो ये जो बहुत सारे होते हैं वो जल में पाए जा सकते हैं, स्थल पर यानी कि लैंड पर पाए जा सकते हैं, जैसे स्कॉर्पियन है, बिच्छू है। वायु में पाए जा सकते हैं, जैसे इंसेक्ट्स एयर में पाए जा सकते हैं, मृदा के नीचे पाए जा सकते हैं, पेड़ों आदि पर पाए जा सकते हैं, यानी कि सभी प्रकार के आवासों में जहाँ पर भी सामान्यतः जीवन संभव हो सकता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये कॉलोनी में यानी कि निवाहों में रह सकते हैं और ये सामाजिक होते हैं, सोशल इंसेक्ट होते हैं, सोशल होते हैं ये। सोशिएबल होते हैं, सामाजिक होते हैं और इनमें पेरेंटल केयर प्रदर्शित करते हैं ये, और उनमें पेरेंटल केयर उपस्थित होती है। अब सम्मिति, इनमें द्विपार्श्व सम्मित यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और शारीरिक संगठन में ये अंग प्रकार का शारीरिक संगठन प्रदर्शित करते हैं और इसके बॉडी के अग्रभागों पर शीर्ष हेड, शीर्ष यानी कि हेड, स्पष्ट हेड उपस्थित होता है जिनमें अनेक प्रकार के संवेदी अंग जैसे एंटीनेई, आंखें, पाल्प,
कंपाउंड आई उपस्थित हो सकते हैं और इनके सभी खंडों में या कुछ खंडों में संधित पाद पाए जाते हैं, क्योंकि जो ये इनकी बॉडी होती है मेटामेरिक सेगमेंटेड तो होती है, लेकिन इनके सेगमेंट्स को बाहर से डिवाइड होता है, आंतरिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, आंतरिक डिवीज़न नहीं होता है इनमें। तो इसीलिए इनमें जो प्रत्येक खंड होता है उसमें या कुछ खंडों में संधित पाद यानी कि जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जो इनके चलन में गमन में हेल्प करते हैं। और ये इनका पहला विशिष्ट लक्षण है कि ये संधित पाद रखते हैं। संधित पाद वाले जंतु हैं, जॉइंट अपेंडेजेस हैं, जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं। हर प्रत्येक पार्ट जो होता है वो आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है और इसी आर्थोडियल मेम्ब्रेन की सहायता से ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ये थोड़े से लचीले हो जाते हैं और ये छोटी जगह पर भी निकलकर पहुंच जाते हैं। जनन स्तर ये ट्विकोर्की होते हैं, अर्थात इनकी बॉडी का जो निर्माण होता है वो 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से होता है। और इनके अंदर जो देह भित्ति होती है वो 3 स्तर की बनी होती है। सबसे बाहर क्यूटिकल, उसके बाद एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा और उसके बाद पेशी स्तर यानी कि मसल लेयर। क्यूटिकल जो होती है इनकी, वो इनका विशिष्ट लक्षण है कि इनकी जो क्यूटिकल होती है वो बेसिकली काइटिन से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड काइटिन होता है। इसके अलावा ये थोड़ी सी इसमें प्रोटीन भी होती है और इसके साथ जो मिनरल्स होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट के साथ और कार्बोनेट के साथ मिलकर ये इसका जमाव और होता है, तो इसके कारण ये और मजबूत हो जाती है और मोटी हो जाती है और मतलब और मजबूत हो जाती है। तो इनकी जो सबसे बाह्य स्तर होता है वो क्यूटिकल होता है, जो किससे मिलकर होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट काइटिन से बना होता है। और जो काइटिन के साथ उसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन के साथ उसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट का ऊपर से जमाव होता है, डिपोजिशन होता है, जिसके कारण वो और मजबूत हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है और अच्छी हो जाती है, जिससे वो उसको मजबूती मिलती है। इसके बाद इनमें जो कीट होते हैं, कीटों में जो पंख होते हैं वो क्यूटिकल के बने हो। जो कीट है उन कीटों के जो पंख होते हैं वो काइटिन से बने होते हैं, यानी कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स किससे बने, काइटिन से बने। अर्थात उनका जो विंग्स होते हैं वो काइटिनस होते हैं और जो काइटिन की प्लेट्स होती है, उनकी बॉडी में छोटी छोटी प्लेट्स होती है जो काइटिन की बनी होती है, उनका जो एक्सोस्केलेटन बनाती है, बाह्य कंकाल बनाती है, उन्हें बोलते हैं स्क्लीराइड्स। स्क्लीराइड्स प्लेट्स होती हैं काइटिन की जो इनका बाह्य कंकाल बनाती है। बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस जो होती है एक सिंगल लेयर्ड सेल होती है, लेयर होती है जो सिंगल सेल्ड होती है और इनमें सीलिया यानी पक्ष्म और फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। अर्थात इसकी एपिडर्मिस में सीलिया और फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं, पक्ष्म और कशाभिका अनुपस्थित होते हैं। पेशी स्तर में जो इनके अंदर खास बात है वो ऑर्थोपोडा में पहली बार ऐच्छिक पेशियाँ यानी कि वॉलंटरी मसल्स और स्टाइरिएटेड मसल्स यानी कि पट्टी वाली मसल्स प्रेजेंट होती है और पहली बार इवोल्यूशन के दौरान इनमें ऐच्छिक पेशियाँ विकसित हुई। पहली बार ये इनका विशिष्ट लक्षण है कि पहली बार जो ऐच्छिक पेशियों का बंडलों में व्यवस्था हुई वो किस में हुई, ऑर्थोपोडा में हुई। यानी कि ऑर्थोपोडा पहले ऐसे संघ जंतु हैं, ऑर्थोपोडा संघ के जंतु ऐसे पहले ऐसे जंतु हैं जहाँ पर पहली बार ऐच्छिक पेशियाँ यानी कि स्ट्रैप्ड मसल्स यानी कि जो कंकालीय पेशी भी बुलाई देती हैं वो पहली बार बनती हैं। शरीर गुहा जो इनके अंदर अंगों के बीच में जो गुहा होती है वो रुधिर से भरी हुई होती है और वो वास्तविक गुहा नहीं होती, वो हीमोसील होती है। अर्थात जो स्पेस होता है
अंगों के बीच में उसके अंदर जो जिसके अंदर रुधिर भरा हुआ होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं। जो इसकी वास्तविक सीलोम होती है, यानी कि जो ट्रू सीलोम होती है, वो शाइजोसीलोम होती है। और जो शाइजोसीलोम केवल 2 जगह दिखाई देती है, जनन अंगों यानी कि गॉनेट्स के बीच की गुहा जो होती है उनमें, और उत्सर्जी अंगों यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बीच की जो गुहा होती है वो केवल शाइजोशील होती है, यानी कि उसकी वास्तविक सीलोम 2 जगह दिखाई देगी, जनन अंगों में यानी कि गॉनेट्स में, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में यानी कि उत्सर्जी अंग में। जनन अंगों की जो गुहा है वो गोनोसील कहलाती है, जबकि उत्सर्जी अंगों की जो गुहा होती है वो क्या कहलाती है, नेफ्रोसील्स कहलाती है। यानी कि इसमें जो रुधिर होता है वो सीलोम में ना भरा हुआ होता, बल्कि एक स्पेस में भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। और वास्तविक गुहा केवल शाइजोसील जो होती है वो केवल 2 जगह होगी, जनन अंगों में गोनोसील के रूप में और उत्सर्जी अंगों में नेफ्रोसील के रूप में। कंकाल, इनमें काइटिन का बना बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, जो प्लेट से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, स्क्लीराइड्स कहते हैं। और इसके कारण इनका जो सक्सेसफुल ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो इन्हीं कारण से होता है कि इसमें काइटिन का बना बाह्य कंकाल हो सकता है, इसीलिए जिसके कारण ये इन्वायरमेंटल कंडीशन में आसानी से रह पाते हैं। इसके बाद जो इनमें चलन और गमन होता है, इनके सभी खंडों में या कुछ खंडों में संधित पाद यानी कि जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और ये जॉइंट अपेंडेजेस इन्हें चलन में सहायता करते हैं। और इनमें सीलिया और फ्लैजिला टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती है, यानी कि इनमें सीलिया पक्ष में उपस्थित नहीं होते, अर्थात इनमें जो चलन होता है, गमन होता है, वो इनके अपेंडेजेस के कारण होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस यानी कि संधित पाद कहते हैं, उनके द्वारा होता है। पाचन तंत्र इनमें विकसित होता है, कंप्लीट टाइप का होता है। और इनमें विभिन्न प्रकार के जो मुख्य उपांग पाए जाते हैं। इनके अंदर जो माउथ के आसपास जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, अर्थात छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर माउथ पार्ट्स बनाते हैं और सभी मिलकर भोजन को ग्रहण करने में हेल्प करते हैं। तो इनमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के भोजन के हिसाब से अनुकूलित होते हैं, और पोषण के स्वभाव के आधार पर इनके माउथ पार्ट्स होते हैं। किसी में वो पायर्सिंग टाइप के होते हैं, यानी कि भेदने वाले और सक करने वाले से जो मॉस्किटोज होते हैं, किसी में लैपिंग टाइप के होते हैं, किसी में एब्जॉर्बिंग टाइप के होते हैं। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग हो सकते हैं, तो वो उनकी भोजन या पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं होती है उसके आधार पर वो मुख्य उपांग होते हैं। इसके बाद जो श्वसन होता है, जो श्वसन है, इनमें रेस्पिरेशन है, वो मुख्यतः सामान्य शरीर सतह से होता है, लेकिन कभी कभी इनसे गिल्स से भी हो सकता है, यानी कि जिन्हें गलफड़े बोलते हैं। और जैसे झींगा मछली में, प्रॉन्स में, श्वास नलिकाएं यानी कि ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जैसे कीटों में, बुक लंग से जैसे बिच्छू और मकड़ी में, अथवा बुक गिल्स जैसे लिमुलस में, किंग क्रैब में। लिमुलस जो होता है वो लिविंग फॉसिल है, यानी कि जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जीव जो करोड़ों सालों से बिना किसी चेंज के या बहुत कम चेंज से आज भी एज इट इज़ बरकरार होता है, इसी प्रकार जैसे पहले था आज भी वैसे ही बरकरार होता है, और उसके अधिकांश रिलेटिव्स अब लुप्त हो चुके होते हैं। ऐसे जंतु को, ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। तो लिमुलस किंग क्रैब एक लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल है, जैसे साइकस था लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल था। तो इसमें जो श्वसन हो गया वो सामान्य सतह से हो सकता है, लेकिन और कई संरचनाओं से भी हो सकता है। इसके बाद परिसंचरण तंत्र इनमें खुले प्रकार का होता है, और उनमें जो रुधिर होता है वो हीमोसील में उपस्थित होता है। और जो पृष्ठीय हार्ट होता है यानी कि हृदय होता है, धमनी, कोटर यानी कि साइनसेस और रुधिर गुहा मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो
परिसंचरण तंत्र है वो ओपन टाइप का होता है, क्योंकि खुले टाइप का होता है, क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है वो वेसल्स में नहीं बह रहा होता है और सेल्स टिश्यूज डायरेक्ट इसमें संपर्क में आती है रुधिर के। उत्सर्जन इनमें मुख्यतः जो होता है वो मेल्पीगी नलिकाओं यानी कि मेल्पीगियन ट्यूब्यूल्स की सहायता से होता है, जैसे कीटों में। लेकिन कुछ जंतुओं में ग्रीन ग्लैंड्स, जिन्हें एंटीनरी ग्लैंड्स भी कहते हैं और जिन्हें मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, तो ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स की सहायता से भी हो सकता है, जैसे क्रस्टेशियंस में, कॉक्सल ग्लैंड से एरिक्निगा में, उत्सर्जी पदार्थ जो होता है इनमें जलीय जंतुओं में तो अमोनिया होता है और स्थलीय जंतु में यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल होता है। तो मुख्यतः इसमें क्या होती है, मेल्पीगी नलिकाएं होती है जैसे कीटों में, लेकिन कहीं पर ग्रीन ग्लैंड्स, कहीं पर कॉक्सल ग्लैंड भी हो सकती हैं। इसके बाद जो तंत्रिका तंत्र है इसमें वो पृष्ठीय मस्तिष्क से बना होता है और साथ में एक दोहरा अधर तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है, नर्व कॉर्ड उपस्थित होती है। कॉर्डेट में और नॉन कॉर्डेट में एक सबसे बड़े अंतरों में से एक अंतर ये भी है कि जो नर्व कॉर्ड होता है, तंत्रिका रज्जु होता है, वो नॉन कॉर्डेट्स में दोहरा होता है, डबल होता है, अधर होता है यानी कि वेंट्रल सरफेस पर होता है और वो गैंग्लिया युक्त होता है, जबकि कॉर्डेट्स में इससे रिवर्स होता है, उल्टा होता है। एक होता है, डॉर्सल होता है यानी कि पृष्ठीय होता है और विदाउट गैंग्लिया होता है। इसके बाद जो जनन है, जनन ये समानतः यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं और जननांग यानी कि जो गॉनेट्स होते हैं उनसे वाहिनी यानी कि डक्ट्स निकलती हैं जो गैमीट्स को लेकर जाती हैं। लैंगिक द्विरूपता उपस्थित हो सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हमेशा हो ही हो, लेकिन हो सकती है। और जंतुओं में जो लैंगिक जनन होता है वो प्रमुख जनन होता है, सामान्यतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब परिवर्धन में निषेचन जो होता है वो आंतरिक हो सकता है, लेकिन कुछ जलीय जंतुओं में बॉडी के बाहर माध्यम में जल में हो सकता है। और ये मुख्यतः अंडज होते हैं, अर्थात ये एग्स देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो जरायुज हो सकते हैं यानी कि विविपेरस हो सकते हैं, अर्थात वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। परिवर्धन इनमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है यानी कि डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट होता है। और जब डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं और इनडायरेक्ट में ये एक लार्वा बनता है। और आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं उनमें जो खास बात यह है कि वो स्थल पर रहने के लिए, इन्वायरमेंट में रहने के लिए यानी कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने के लिए और जंतुओं से ज़्यादा बेहतर अडेप्टेड होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में दिखाई देते हैं। तो वो 3 कारणों से वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यानी कि स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। नंबर 1, क्यूटिकल की उपस्थिति। शरीर पर बाह्य कंकाल होता है क्यूटिकल का, जो उनको इस सख्त इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने के लिए अनुकूलित बनाता है। दूसरा, उपांग होते हैं यानी कि पाद होते हैं जो इन्हें चलने के लिए, स्थल पर चलने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। और तीसरा, कीटों में जो होते हैं वो पंख होते हैं यानी कि विंग्स होते हैं जो उनको उड़ने में सहायता करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। तो इन 3 कारणों से ऑर्थोपोडा अन्य जंतुओं की तुलना में इस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, स्थलीय वातावरण में रहने के लिए ज़्यादा बेहतर अनुकूलित होता है, ज़्यादा बेहतर अडेप्टेड होता है कि उनमें थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो उनकी रक्षा करती है। दूसरा, उनमें उपांग पाए जाते हैं जो उनको चलन में हेल्प करते हैं। प्लस कीटों में जो पंख होते हैं वो उनको उड़ने में सहायता करते हैं। तो ये 3 कारणों से वो अन्य जंतुओं की तुलना में इस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने के लिए ज़्यादा बेहतर अनुकूलित होते हैं। अब ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं के जो विशिष्ट लक्षण हैं, जो इनके इम्पोर्टेंट विभेदक गुण हैं, वो है नंबर 1, जॉइंट अपेंडेजेस यानी कि संधित पादों की उपस्थिति जो उनको लैंड पर रहने के लिए ज़्यादा बेहतर अडेप्ट करती है। दूसरा, काइटिन का बाह्य कंकाल जो उनको बाह्य परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है, हार्श कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी सुरक्षा करता है। तीसरा, जो उनमें कंपाउंड नेत्र होते हैं, जो तंत्रिका जो कंपाउंड नेत्र है
वो उनका विशिष्ट लक्षण है। और कंपाउंड आई इसको क्यों बोलते हैं, संयुक्त नेत्र क्यों बोलते हैं, कि जो सामान्य आँखें होती हैं, जैसे हमारी लोगों की, हमें जंतु के, अधिकांश जंतुओं की सामान्य आँखें होती हैं, उनमें आँख के सामने जितना भी, एक आँख के सामने जितना भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो इमेज बनती है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है, वो एक कंप्लीट इमेज बनती है। लेकिन कंपाउंड आई में जो इनकी आँख होती है वो अनेक छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम ओमेटिडिया बोलते हैं। और एक ओमेटिडियम के सामने ऑब्जेक्ट का जितना भाग आता है, वो ओमेटिडियम उस ऑब्जेक्ट के उसी पार्ट का इमेज बनाता है। दूसरे के सामने जो पार्ट होगा उसका वो इमेज बनाएगा, तीसरे के सामने जो इमेज हो गई पार्ट होगा ऑब्जेक्ट का, वो उसकी इमेज बनाएगी। यानी कि जो उसका पूरा, और बाद में इन सभी ओमेटिडिया के द्वारा बनाई गई इमेज और उनको जोड़कर एक कंपाउंड इमेज, यानी कि एक कंप्लीट इमेज, पूर्ण इमेज बनाई जाती है। चूंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम कंपाउंड आई, यानी कि संयुक्त नेत्र। और ऐसा जो विज़न होता है जिसके द्वारा कंपाउंड आई में छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, इमेजेस बनाई जाती हैं, उनको बाद में जोड़कर एक साथ बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मोज़ाइक विज़न, मोज़ेक विज़न। तो तीसरा इनमें संयुक्त नेत्र की उपस्थिति इनका विभेदक लक्षण है। संयुक्त नेत्र जल्दी से किसी भी और एनिमल्स में नहीं पाए जाते। चौथा, इनमें ट्रैकिया यानी कि श्वास नलिकाएं पाई जाती है श्वसन के लिए, किसी और जंतु में सामान्यतः उपस्थित नहीं होती है। पांचवा, इनमें उत्सर्जन के लिए मेल्पिगी नलिकाएं यानी कि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जो इनका विशिष्ट लक्षण होता है। छठा, अधिकांश कीटों में उड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि इनके अंदर पंख यानी कि विंग्स उपस्थित होते हैं, जो स्किन से निकले हुए स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो इनको उड़ने में सहायता करती हैं। और सातवां, इनका विशिष्ट लक्षण क्या है कि जो ऐच्छिक पेशियां हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, स्टाइरिएटेड मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, कंकालीय पेशियां हैं, वो पहली बार इन ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं में विकसित हुई। इवोल्यूशन के दौरान, विकास के दौरान जो पहली बार ऐच्छिक पेशियां बंडलों के रूप में व्यवस्थित होकर नजर आई, वो ऑर्थोपोडा में नजर आती हैं। और इससे इन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने का भी एडवांटेज मिलता है, फ़ायदा होता है। और ये ऐच्छिक पेशियां बंडलों में व्यवस्थित होती है, जिसके कारण इनके विभिन्न भागों का जो चलन होता है, उनका जो गमन होता है, उनका जो मूवमेंट होता है, वो सरल हो जाता है, क्योंकि वो ऐच्छिक पेशियां इनकी अपनी विल पर निर्भर करती हैं। ऐच्छिक पेशियां वही पेशियां होती हैं जो हमारी विल पर निर्भर करती हैं, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, ऐच्छिक पेशियां कहलाती है। तो इनके अंदर पहली बार, इस फाइलम के जंतुओं में पहली बार ऐच्छिक पेशियां यानी कि स्टाइरिएटेड मसल्स यानी कि स्केलेटन मसल्स का या वॉलंटरी मसल्स का विकास हुआ, और वो बंडलों के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जिससे प्रत्येक अलग अलग पार्ट का जो मूवमेंट होता है वो संभव हो पाया। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।